India's largest news network. आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। यूपी इंतखाब के 2 मरहलों के तहत 3 मार्च और 7 मार्च को वोटिंग होनी है। 403 में से सिर्फ 111 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है, यानी यूपी इलेक्शन अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहा है। छठे मरहले के तहत 10 अजला की 57 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 7वें मरहले के तहत 54 सीटों पर इंतखाब होने हैं। छठे मरहले में वजीर आला योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में भी चुनाव है और पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह रही कि इस सीट पर चुनावी टक्कर को मजीद बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने पूरा जोर लगाया, जबकि 7वें मरहले में पीएम मोदी के पार्लिमानी इलाके वाराणसी में वोट डाले जाएंगे। और आज ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के साथ बनारस में रैली कर इंतखाबी हवा को और बढ़ा दिया है। तो उधर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी की कोशिशों की बदौलत इन दोनों मरहलों में कांग्रेस को दर्जन से ज्यादा सीटें जीत लेने का यकीन भी है। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो के लिए भी ये 2 मरहले काफी अहम बताए जा रहे हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि इस मर्तबा के इंतखाब में पहले के मुकाबले इस बार कम्युनल पोलराइजेशन का मुद्दा नहीं चल पा रहा है, लेकिन जातिवाद हावी है। ये 2 मरहले सियासी पार्टियों के लिए कितने अहम हैं, जानेंगे 2 खास मेहमानों से। उनका इस मौजू पर रुख। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका तारुफ करा दे। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब एक स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब एक स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और जो ये चुनावी सभाओं के आप टीवी स्क्रीन पर विजुअल्स देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ पार्टियों के सियासी लीडरान के उत्तर प्रदेश में पहुंचने और मुख्तलिफ मकामात का दौरा करने और वहाँ पर जलसा करने की तस्वीरें हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जा रहा है कि किस तरह से सियासी लीडरान बयानबाजी कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं और इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हैं। छठा मरहला और 7वें मरहले के तहत ये भीड़ जो है इकट्ठा हो रही है, लेकिन क्या ये भीड़ सियासी पार्टियों के लिए वोट में कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं, ये अहम सवाल है। और सियासी पार्टियां किस हद तक मुतमईन इन दोनों मरहलों के लिए नजर आ रही हैं, ये जानना जरूरी है। सैयद यासिर जिलानी साहब, आपके पास मैं आऊंगी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को छठे और 7वें मरहले से कितनी उम्मीदें हैं और इन मरहलों में आप किस पार्टी से असली टक्कर समझ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस छठे और 7वें मरहले में जहां पे हमारे उसी छठे और 7वें मरहले की एक कंस्टिट्यूएंसी है पार्लियामेंट की वाराणसी, जहां से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सांसद हैं और तमाम आसपास की जो सीटें हैं, गोरखपुर से हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनका वो पूरा का पूरा घर कहा जाता है, उनका वो एक क्षेत्र है जहां से उन्होंने 5 दफा पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करी है और इस बार वो पहली बार विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो इस छठे मरहले के जितनी भी सीटें हैं उस पे हमारा ट्रैक भी बहुत शानदार रहा है पिछली बार, और इस बार भी हम उस तमाम जितनी हमने सीटें जीती थी उसको हम दोहराएंगे। और देखिए, हमारी जो शुरू से पहले मरहले से जो लोगों के बीच में हमने बात रखी है, जो विकास का एक उत्तर प्रदेश को नया आयाम दिया गया, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया गया, उत्तर प्रदेश में जो वायदा किया गया वो वायदा जनमानस के लिए जो किया गया सरकार के द्वारा। सवाल ये किया था कि ये मरहला आपकी पार्टी के लिए कितना अहम है, तो आपने वाराणसी और गोरखपुर का जिक्र किया। साथ ही ये भी सवाल मैंने किया था इसी के साथ कि इस मरहले में आप किस पार्टी से खुद का मुकाबला, यानी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला मान रहे हैं? देखिए, मैं मुकाबला तो हम लोग पहले मरहले से भी नहीं मान रहे। मुझे मालूम है, हमारी पार्टी को मालूम है, संगठन जो जमीन पे उतर के काम कर रहा है उसे मालूम है कि 300 प्लस सीटें हमारी दोबारा से आ रही हैं। लेकिन फिर भी विपक्ष है, लोकतंत्र के अंदर जब हम चुनाव में उतरते हैं तो विपक्ष भी एक भूमिका में होती है। उसमें जो सामने लोग लड़ रहे हैं, अपनी बातों को जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें बसपा है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, तमाम लोग अपनी भूमिका में हैं।
लेकिन जनमानस उन्हीं के साथ खड़ा है जो उनके हित की बात सोच रहा है और कर रहा है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि शुरुआत से लेकर अब तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में नहीं है। स्पोक्स पर्सन कांग्रेस का रुख कर लेते हैं डॉक्टर हिलाल अहमद साहब, क्योंकि जो सियासी पंडित हैं, सियासी जानकार हैं, भले भारतीय जनता पार्टी इस बात को कबूल करे या ना करे, लेकिन सियासी जानकार ये मानते हैं कि इन दो मरहलों की अगर बात करें तो कड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, तो कांग्रेस कहां पर है फिर? देखिए, जितने भी लोगों का एनालिसिस है, जितने भी लोगों ने अपने इसके लिखा है कि इस जो ये इलेक्शन हो रहा है इसमें किन दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है, वो उनके अपने ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड है। हमारा जो फील्ड का अनुभव है, हमारे जो लोग लड़ रहे हैं फील्ड के ऊपर, उनका ये मानना है कि कांग्रेस हर जगह लड़ाई में है और पूरी तरह से लड़ाई में है। इस वक्त ये बता पाना कि कौन जो है वो हकीकतन भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे टक्कर में है, ये आसान नहीं है, मुश्किल है। इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी कहीं से भी कमजोर नहीं है, जिसका कि सबूत अगर आप देखना चाहें तो वो प्रियंका जी की जो रैलीज हैं उसके अंदर देख सकते हैं। बराबर ये इल्जाम लगता रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास न वोटर है, न काडर है, न नेता है। अगर हमारे पास न वोटर है, न काडर है, न नेता है, तो ये भीड़ कहां से आ रही है? कौन लोग हैं ये जो आ रहे हैं? बेशक ये लोग जो आ रहे हैं वो अवाम है जो कि वोट देने जाएगी, जो कि इंतखाब करेगी। तो अगर वो हमारी रैलीज में आ रहे हैं, प्रियंका जी के रैलीज में आ रहे हैं, तो हमारे पास वोटर भी है, नेता भी है और मुद्दा भी है। मुद्दे की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। बाकी लोगों का आप देख लीजिए कि या तो जात के ऊपर लड़ रहे हैं, या मजहब पे लड़ रहे हैं, या गर्मी है, चर्बी है, जिना है, इन सब चीजों के ऊपर लड़ रहे हैं। कोई भी ये बात नहीं करता है कि जो खवातीन लोगों को बाख्तियारी देने का सिलसिला शुरू किया है कांग्रेस ने, उसने कितना ज्यादा असर पैदा किया है मैदान में। अगर आप इसी सियासी जानकार ये मानते डॉक्टर हिलाल साहब की एक स्ट्रेटेजिक चेंज कांग्रेस ने पॉलिसीज में लाया है, लेकिन जो ये तब्दीली कांग्रेस ने सियासत में लाने की कोशिश की है, इसके दूर रस नतायज होंगे। अभी कांग्रेस को इससे हासिल कुछ नहीं होगा, यानी इसमें अभी वक्त लगेगा कांग्रेस को इसका वोट में तब्दील होने में। कांग्रेस पार्टी, अभी आपने कहा कि आप रेस में तो हैं, लेकिन रेस में होकर आप किसे नुकसान पहुंचा पा रहे हैं, ये एक अहम सवाल है। देखिए, हम नुकसान सिर्फ और सिर्फ उन सियासी जो पार्टीज हैं उनको पहुंचा रहे हैं जो कि मजहब की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो लोग जो कि जात बिरादरी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो लोग जो कि बिना मुद्दों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो लोग जो कि आवाम के क्या तकलीफें हैं उसके बारे में जानते नहीं है। लगातार वो घरों के अंदर कैद रहे हैं और कांग्रेस जो है वो मैदान में उतर करके इन सारे मुद्दों को लेकर के लड़ती रही है, लोगों के पास जाती रही है। तो बेशक कांग्रेस जो है वो उन सब के करीब है। इसमें यह कहना कि हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस अपनी जीत के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है। बाकी सिलसिले में कौन जीतता है, कौन हारता है, इसके बारे में हमने ना कभी सोचा है और ना ही हम आगे भी कभी सोचने का है। हमें लोगों के जो मुद्दे हैं, जो उनके तकलीफें हैं, उनको हल करना है। उनको तो कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस ये मान रही है कि हार और जीत एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमने जो मुद्दे उठाए हैं उसके दूर रस नतायज होंगे। आपने भी इस बात पर अभी इत्तेफाक किया? नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कांग्रेस को इस चीज की फिक्र नहीं है। हम जीत रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम मुद्दे उठा रहे हैं, हमें ये मालूम है। नहीं तो क्या जीत के लिए तमाम सियासी पार्टियां इंतखाब नहीं लड़ती हैं? क्या जीत के लिए तो लड़ती हैं? जी हाँ, हर जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, सारे के सारे जो हैं वो इंतखाबात में इसीलिए वजह से उतरते हैं कि वो जीतना चाहते हैं। लेकिन बात ये है कि जो हमारे वोटर है, जिन्हें इंतखाब करना है, उनके मुद्दों को कौन छू रहा है, कौन जो है उनको बता रहा है कि हम उनकी बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, कौन जो है वो उनको बता रहा है कि किस तरह से उनको जो एक तकलीफ पहुंची हुई है बेतहाशा महंगाई की वजह से उसको दूर कर रहा है, कौन जो है वो खवातीनों को बाइख्तियार बनाने की बात कर रहा है, कौन है वो आगे आकर ये बात तो सभी के सामने आया है सैयद यासिर जिलानी साहब कि कांग्रेस ने जो पॉलिसीज और मुद्दे जो उठाए हैं वो आम आदमी के मुद्दे हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन होने के नाते आप इस पर इत्तेफाक ना रखें, लेकिन प्रियंका गांधी की जो ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं और उसमें जो उनके खिताब हो रहे हैं उस पर भले ही उन्हें वोट मिले ना मिले, लेकिन वाहवाही और दिल तो वो जीत रही हैं। देखिए, मैंने कांग्रेस का जो ट्रैक
ट्रैक रिकॉर्ड है, आप भी जानते हैं, और भारत के लोग और खास करके उत्तर प्रदेश के लोग बहुत नजदीक से जानते हैं। भ्रष्टाचार में इनके प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि जब वो 1 रुपए भेजते हैं तो 85 पैसे बीच से कहा जाता है, उनको भी नहीं उस वक्त मालूम चल पाया जब वो प्रधानमंत्री थे, और नीचे 15 पैसे तक पहुंच जाता है। और जात धर्म की जो राजनीति करने की बात कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये वही कांग्रेस है जिसने हाशिमपुरा जैसे कांड में डायरेक्ट मुख्यमंत्री डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, और एक उनकी अनाउंसमेंट और एक डायरेक्शन देने के बाद हाशिमपुरा में 40 अल्पसंख्यक वर्ग के 40 लोग बेमौत मारे गए थे। तो ये सारी चीजें जो इतिहास में दर्ज है, जो लोगों जो भी जानकार हैं, जो उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, वो जानते हैं। तो कांग्रेस पे यकीन करना जनता का, मुझे नहीं लगता है कि कौन से वर्ग को ये यकीन दिलाएंगे। जिन पे ये सबसे ज्यादा यकीन रखते थे, जो अल्पसंख्यक वर्ग था, इनका वोट बैंक था, एक उत्तर प्रदेश में नाम बता दें, जात-पात की बात ही नहीं कर रहे ना। नहीं, जो नेता इन्होंने बनाने की कोशिश करी, आज वो कहाँ हैं, कौन सामने है। हाँ, ठीक है कि इनकी नेता लगी हुई हैं, फील्ड में उतर के मेहनत कर रही है। मैंने पहले भी कहा कि ये लोकतंत्र में सबका अधिकार है, और एक बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी थी किसी वक्त में, आज उसका दायरा थोड़ा सिमट गया है। लेकिन इनको खुद समझना चाहिए कि इनके जो बड़े लीडर हैं अभी, जो सुप्रीम बॉस माने जाते हैं, उनको अमेठी में हार का मुंह देखना पड़ा है। 2019 के जनरल इलेक्शन में वो सबने देखा है। तो कांग्रेस को आत्मचिंतन और मंथन अभी बहुत लंबे वक्त तक करना होगा, अपनी पॉलिसी को लोगों तक, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, फिक्र हो रही है जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है बुरी भारतीय जनता पार्टी को ये फिक्र हो रही है कि कांग्रेस चिंतन मंथन नहीं कर रही, करे और इस पर फोकस करे। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही कांग्रेस को अभी जिला बख्श रही है। जितने अटैकिंग मूड में अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए रह रहे हैं, तो ये उससे ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मद्दे मुकाबिल समझती है कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस ने अपनी नीतियों के कारण, कांग्रेस की अपनी गलतियों के कारण उसको वो ध्यान दे नहीं पाती है। उनके सलाहकार कौन है कांग्रेस के लीडर के, जो उनको समझाते हैं, और वो आके जनता के बीच में अजीबो गरीब सिचुएशन पैदा करने वाले स्टेटमेंट आते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि युद्ध चल रहा है 2 देशों के बीच में, उसमें भी कुछ कांग्रेस के लीडर के इस तरह के बयान आए हैं, जो बच्चे हमारे वहां फंसे हुए हैं उनको लेके बहुत हैरान करने वाले हैं। तो उन्हें समझना चाहिए कि उनको किस तरीके से काम करना है। हम ये नहीं चाहते, क्योंकि लोकतंत्र में अगर विपक्ष नहीं है को समझ ही नहीं पा रही कि कैसे काम करना है, कैसे चलना है। अभी यूक्रेन और रूस में जो हालात बने हुए हैं, उस पर सैयद यासिर जिलानी साहब का कहना है कि कई ऐसे ट्वीट्स और बयान आए हैं जो समझ से बाहर हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं और इससे क्या कांग्रेस समझ रही है? हिलाल साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। जो यूक्रेन को लेकर के बात है, तो उसके अंदर तो बहुत साफ सुथरी एक सीधी सी बात है, जो कि जितने भी हिंदुस्तानी हैं उन सब लोगों का एक ही सवाल है हुकूमत से, कि आखिर वहां पर जो हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, वो बच्चे जो उनमें से हलाक भी हो गया इस आपस की जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई है, उनको बाहर निकालने के लिए सरकार ने पहले से बंदोबस्त क्यों नहीं किया था? और अभी भी जो बंदोबस्त है, वो बंदोबस्त ऐसा नहीं है कि वहां से हम 20,000 बच्चों को इतनी जल्दी निकाल पाए। क्या यह सवाल आपके लिए या किसी भी हिंदुस्तानी के लिए जायज नहीं है कि अपने जो दूसरे हिंदुस्तानी भाई हैं जो बाहर गए हुए, जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं, उनके अगर हम मुस्तकबिल के बारे में सवाल करते हैं, उनकी जानो माल की हिफाजत का सवाल करते हैं, तो वो गलत है। तो इस जान माल की हिफाजत के लिए आज भी पीएम मोदी ने खिताब किया एक जलसे से, वहां पर बोला कि ग्लोबली हमें बहुत रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, और हम जो काम कर रहे हैं अभी यूक्रेन में बच्चों को वापस लाने का, ये खुश आइंद और इस पर काबिल तशवीश का इजहार किया, तशवीश का इजहार नहीं बल्कि सताइश का इजहार किया जाना चाहिए। देखिए, जहां तक कि वजीर आजम साहब का सवाल है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि जो कुछ भी उनको फिक्र है, गौर व फिक्र है रशा को लेकर के, वो चुनावी रैली के अंदर है।
वो जो है वो वहां बैठ करके जो उनके अफसरान हैं या वो लोग जो कि वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं इंडियंस को, वो किस तरह से काम कर रहे हैं और अब तक क्यों नहीं कहा, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। और बेशक अगर कहीं पर भी कोई भी हिंदुस्तानी फंसा हुआ है तो हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज है कि वो अपनी हुकूमत से सवाल करे कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं। तमाम चीजें फिक्रमंदी जो है चुनावी रैली तक ही महदूद है, तो फिर इससे कुछ फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना यहां पर अब इस वक्त जहां पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी, उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि अब उनके पास जीतने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने मजहब की पूरी कोशिश की, किसी तरह से मजहबी तफरीक फैला सके, उसके अंदर वो फेल हो गए। उन्होंने जो है वो जात पात की बात की, कम्युनल एंगल, जात पात, और अब यूक्रेन का मुद्दा आया है। इनका कहना है कि फिक्रमंदी सिर्फ और सिर्फ रैलियों में नजर आ रही है, अगर पहले नजर आती तो आज ये हालात ना होते, इतने हमारे स्टूडेंट अब तक वहां फंसे हुए ना होते। तो ये बेसिकली कांग्रेस ये मान रही है कि एक नया हथकंडा और नया शोषा है लोगों के वोट बैंक को अपनी तरफ रागिब करने का, या फिर उनके इमोशंस को भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ने का। वोट बैंक सना देखिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कांग्रेस करती रही है, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स तुष्टीकरण की जो प्रकाष्ठा की राजनीति है वो कांग्रेस उसमें महारत हासिल रही है उसकी। और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के मामले में डायरेक्ट एक्शन के नहीं तो चुनावी सभाओं में जो इसका जिक्र हो रहा है इसके क्या मायने? टीम है क्योंकि पीएम ऐसी तमाम चीजों अच्छा, एक बात बताइए कि अगर चुनावी सभा में मैं आपसे चुनावी सभा में प्रधानमंत्री अगर बता रहे हैं कि उनके 4 कैबिनेट मिनिस्टर इस काम में लगे हुए हैं कि किस तरीके से जहां जहां बच्चे फंसे हुए हैं, जहां जहां भारतीय लोग फंसे हुए हैं, उनको भारत लाना है उनकी प्राथमिकता है, तो अगर वो बता रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो इसमें बताइए कि क्या सवाल उठाने का क्या मतलब बनता है? तो ये वो काम चल रहा है। आप बताइए कि आज हमारा वायु आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि इससे पहले मजहबी तकरीर करने की बहुत मुद्दा देखिए हमने जो काम नहीं आया, तो आप इस मुद्दे को भुनाने में लगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो सिर्फ अपने मैनिफेस्टो में दिया हुआ था पिछले 5 सालों में, उसको कंप्लीट उत्तर प्रदेश में किया। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं। आप यकीन रखिए कि जो उन्होंने मैनिफेस्टो में हमने दिया था वही जी सारे वादे यूपी के पूरे हो गए। सारे वादे आप अगर कहेंगी तो मैं फिर से एक एक बिंदु पे बात कर लूंगा, सारे एक्सप्रेसवे पे बात करूंगा, मेडिकल कॉलेज पे बात करूंगा, जो रैपिड रेल उस पे चर्चा कर लूंगा, जो एयरपोर्ट है उस पे चर्चा करूंगा, जो गरीबों को लाभार्थी योजना के तहत गरीबों को जो मदद दी गई है उस पे चर्चा में कहीं कांग्रेस और सपा दिखाई नहीं देगी। जो हमने लोगों को किसानों को, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वादे मैनिफेस्टो के अपने पूरे कर दिए हैं, तो फिर दूसरे मुद्दे को चुनावी सभाओं में लाने की जरूरत क्या है? सैयद यासिर जिलानी साहब, चर्चा करनी जरूरी है। बुलडोजर ही क्यों हथियार आपका समझा जा रहा है? चर्चा करना, फिर लॉ एंड ऑर्डर ही क्यों बात कर रहे हैं? माफिया और अपराधी प्रवृत्ति के लोग उत्तर प्रदेश में जो आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, सबसे ज्यादा वही बुलडोजर की चर्चा कर रहे हैं। वही बुलडोजर की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो बुलडोजर से डरते हैं। आज किसी भी माफिया की इतनी हिम्मत नहीं है, नहीं, तो माफिया की इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य में किसी बहन बेटी के ऊपर आंख उठा के देख ले, किसी से रंगदारी मांग ले, किसी की जमीन हड़पने की कोशिश करे, किसी का फ्लैट कब्जा करने की कोशिश करे, किसी थाने में घुसने की कोशिश करे। भारतीय जनता पार्टी करते थे, अब नहीं हुआ। ने जो कहा, आपने कितना कुछ पाया कि जो वादे किए गए थे वो तमाम वादे यूपी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दावा है कि पूरे कर दिए गए, लेकिन चुनावी सभाओं में ये इन वादों का जिक्र तो नहीं किया गया। आप लोग तो करीब से नजर रखते हैं अच्छाइयों पर और बुराइयों पर, क्या मिला कांग्रेस को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे तो शायद उसमें वादा ये था कि उत्तर प्रदेश के अवाम की जो रोजगार है उसको खत्म कर देंगे और 15 करोड़ लोग लाइन लगा करके अपने लिए रसद लेकर के आएंगे, जिससे कि वो अपने 2 वक्त की रोटी पा सके। ये शायद भारतीय जनता पार्टी का चुनावी वादा था। तभी 15 करोड़ लोगों को रसद दी जा रही है क्योंकि वो बेरोजगार हैं,
वो भुखमरी का शिकार है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहां पहुंचाया और अब उनको रसद मुहैया करा रहे हैं। दूसरे नंबर के पर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं वो कहां हैं? वो उत्तर प्रदेश में हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कितने नौकरी का वादा किया था? 70 लाख नौकरी का वादा किया था। और आज भी भारतीय जनता पार्टी कहती है 5 लाख लोगों को हमने जो है वो नौकरी दे रखी है। तो कहां 70 लाख और कहां 5 लाख, और फिर भी ये कहते हैं कि उन्होंने अपने वादे पूरे कर रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस हुकूमत के दौरान यहां के पर जो पर कैपिटा इनकम है वो आधी हो गई है। जो मुल्क की पर कैपिटा इनकम है उसकी आधी पर कैपिटा इनकम जो है वो उत्तर प्रदेश की, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा निभाया है। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदगी में ही आज की तारीख में पर कैपिटा इनकम मुल्क में सबसे कम अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश की है। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा निभाया है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा जो माल न्यूट्रिशियस बच्चे हैं, वो लोग जो कुपोषण तो के शिकार बच्चे हैं, वो सबसे ज्यादा कहां है? इन खामियों के चलते बीजेपी को नुकसान होगा सना और आपको फायदा होगा। कर ले सना, बस 2 मिनट और बात कर ले। देखिए, इन मुद्दों के ऊपर तो जवाब नहीं दे रहे हैं। इन्होंने किया किसके लिए? एक्सप्रेसवे के ऊपर 100-200 की जवाब देता हूं ना आप, अभी गाड़ी कौन चलाएगा? अभी बताता हूं आपको। जो इनके सरमायादार दोस्त हैं वो दौड़ाएंगे उसके ऊपर गाड़ी। उसके पास गरीब तो नहीं लेकर के जाएगा अपनी साइकिल को, क्योंकि उसके पास तो खाने कोई नहीं है। वो पेट्रोल इतना महंगा, डीजल इतना महंगा कि अपनी मोटरसाइकिल में नहीं कर सकता है। तो वह एक्सप्रेसवे किसके काम आएगा? सरमायादार लोगों के तो फिर काम तो जब ये आएगा। तमाम चीजें उत्तर प्रदेश में ये तमाम चीजें जो हैं देखी जा रही हैं, तो फिर तो भाजपा जो क्लीन स्वीप 2017 में की थी फिर तो नहीं करनी चाहिए, और इसका फायदा समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस को मिलना चाहिए। बेशक कांग्रेस की बात हम कर सकते हैं कि इस वक्त जो इंतखाब हो रहे हैं उस 2022 में भारतीय जनता पार्टी का, जिसको सही मानों में कहते हैं सुपड़ा साफ होना, वो अब की देखेगी। इस सूबे के अवाम ने जो कर दिखाया है 5 साल तक की सिर्फ तो सुपड़ा साफ होगा तो फिर आएगा कौन? बेशक कांग्रेस आएगी। आप हमसे पूछेंगे तो हम क्या किसी और सियासी दल का नाम लेंगे? बेशक कांग्रेस आएगी। चलिए, कांग्रेस लौटने की बात कर रही है। कांग्रेस का ही कहना है कि वो इस बार सत्ता पर काबिज होंगे, लेकिन यासिर जिलानी साहब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जो काम जी हाँ, बिल्कुल उनको हंसना भी चाहिए, उनको मुस्कुराना भी चाहिए, लेकिन सही मानों में ये खिसियाहट है। अच्छा। लेकिन वो हंसने और मुस्कुराने की तरह से दिखाई दे रही है, लेकिन है ये खिसियाहट। यासिर जिलानी साहब, बारीक फर्क होता है। इन्होंने बहुत कहा जो चुनावी वादे आपने किए थे उसे पूरा नहीं किया गया। कितनी सारी चीजें इन्होंने गिनवाई कि आप एक्सप्रेसवे का झुंझुना लेकर हाथ में बैठे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 70 लाख नौकरी देने की बात कही थी, वो तो पूरी नहीं हुई। बेरोजगार नौजवानों की तादाद बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, और क्राइम के हवाले से जो यूएसपी आप समझते हैं उस पर भी तो उन्होंने अपनी राय रखी। हिलाल नकवी साहब अति उत्साह में पता नहीं क्या क्या बोल गए और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को इन्होंने भिखारी कह दिया, एक तरीके से गाली दे दी। 15 करोड़ लोग आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश में इनको सुनेंगे, उसके बाद वो 6ठे मरहले और 7वें मरहले में उसका जवाब वहां की जनता खुद इन्हें देगी। यही कांग्रेस पार्टी जब बोलती है तो कुछ भी बोल देती है। वो 15 करोड़ लोगों को इन्होंने कह दिया लाइन में लगे हुए रसद के लिए, लाइन में लगे हुए रसद के लिए। मतलब ये है कांग्रेस की असल मेंटालिटी। देखिए कांग्रेस पार्टी आज क्यों हाशिए पे चली गई। इसी तरह के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को अपने बोल बच्चन से, अपने बड़बोलेपन और अपनी वाणी पे संयम ना रखने की वजह से उनको आज नीचे लेके चले गए। ये इनकी जो सिचुएशन है वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूम रहे हैं। इनका खुद का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार रहा है। ये मैं आज कह रहा हूं, फिर आपसे 10 तारीख के बाद भी हम लोग कई डिबेट करेंगे सना, मैं आपसे इस पे भी चर्चा करूंगा। इनकी तमाम अमेठी में इनका खाता नहीं खुल रहा, रायबरेली में इनका खाता नहीं खुल रहा है, ये उस पे चर्चा नहीं करेंगे। पहले अयोध्या से लड़ने की बात कही गई थी, फिर वहां साधु संत नाराज होने की बात सामने आई, फिर गोरखपुर से पहली बार चुनाव मैदान में है योगी आदित्यनाथ साहब। क्या भविष्यवाणी कुछ करेंगे इस तारीख से? सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी उसी गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे।
ये जो लोगों को जानकारी नहीं होती ना, जो लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं उन्हें पता ही नहीं है, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को उठा के तो देखिए। लेकिन माहौल बदला हुआ है। साल की उम्र में ब्राह्मण जो है ना वो नाराज है, सदस्य बन कहते हैं कि इस बार कम्युनल पोलराइजेशन नहीं हो पाया, लेकिन जातिवाद हावी है। वो इसलिए क्योंकि इस गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं जात पात में भेदभाव की है। तो गोरखपुर में तो मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहां पर ब्राह्मण की तादाद ज्यादा है। सना साहिबा आप बड़ी जर्नलिस्ट हैं, मैं आपके सवालों पे बिल्कुल कोई इस तरीके से टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। आप बड़ी रिसर्च के साथ अपनी सहाफत करती हैं, लेकिन ये जानकारी भी आप समझ लीजिए कि गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे। मैं ब्राह्मण नाराज हैं, क्षत्रिय नाराज हैं, कौन नाराज है, क्या हम सबकी बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, लेकिन जातिवाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार जो है काफी हद तक हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप लोग भले ही बाज़बानी ना कहें, लेकिन जब टिकट बंटवारा होता है उसी वक्त से इसकी शुरुआत होने लगती है। और जब गणित एक तरह से इक्वेशन बनाने की जब कोशिश की जाती है, मैथ्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, तो उस वक्त देखा जाता है कि इलाके में कौन से कास्ट का, कौन सी क्रीड का इस इलाके में रहने वाला है, उसी के मुताबिक टिकट भी बंटवारे किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ हिलाल साहब जुड़ने के लिए, सैयद यासिर जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब।